Welcome back, student, in my YouTube channel. It is the second part of the chapter Theory of Demand. In first part, we studied about what is demand, individual demand, market demand schedule, and the slope of demand curve. और डिमांड जो कर्व उसका रिलेशन प्राइस के साथ शेड्यूल देखा. इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द डिमांड फंक्शन. व्हाट इज डिमांड फंक्शन एंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड. तो व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं डिमांड के. डिटर्मिनेंट्स आर द फैक्टर्स हु विच अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी. मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड वो फैक्टर होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं. जस्ट लाइक प्राइस, एक फैक्टर तो आपने पढ़ा कि प्राइस अफेक्ट द डिमांड, बट व्हाट अबाउट द अदर फैक्टर्स. और जो भी फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड. और ये सब कंबाइंड फॉर्म में जब इक्वेशन फॉर्म में लिखा जाएगा देन इट इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन. लेट्स स्टडी. डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स. इन्हीं डिटर्मिनेंट्स की बात हम कर रहे थे. तो डिमांड फंक्शन क्या करता है, रिलेशनशिप बताता है डिमांड ऑफ कमोडिटी एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स. इट शोज हाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू से ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी. अब एक तरफ तो डिमांड ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी उस चीज़ की प्राइस पे कैसे रिलेट करता है, और इनकम या फिर इनकम ऑफ जो कंज्यूमर होता है उस पर कैसे डिपेंड करता है, और अदर डिटर्मिनेंट, और जो भी डिटर्मिनेंट होंगे उन पे डिमांड कैसे रिलेट करता. भाई प्राइस के साथ इन्वर्सरी रिलेशन है हमने देखा, बट नॉट फॉर ऑल गुड. सारी चीज़ें ऐसी नहीं है जिनका कि डिमांड उनके प्राइस के साथ इन्वर्सरी रिलेटेड होगा. वो भी अभी हम डिटेल देखें. कॉरस्पॉन्डिंग टू टू एस्पेक्ट्स ऑफ डिमांड. अब हमारे पास डिमांड के टू एस्पेक्ट्स हैं. फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड. तो यहाँ हमारे पास डिमांड फंक्शन में भी दो एस्पेक्ट्स होंगे, दो वेरिएंट होंगे, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन. तो जब ये टू वेरिएंट है, हमारे पास टू एस्पेक्ट्स हैं, तो हमारे पास क्या होगा, डिमांड के दो फंक्शन वाले भी एस्पेक्ट्स होंगे. तो फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन. तो हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड फंक्शन दो तरीके के फंक्शन होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. Yes, individual demand function shows how demand of a commodity by an individual consumer in the market is related to its various determinants. तो individual demand function क्या शो करता है, किसका रिलेशन शो करता है, डिमांड ऑफ कमोडिटी बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर इन मार्केट इज रिलेटेड टू द वेरियस डिटर्मिनेंट्स. मतलब एक इंडिविजुअल आदमी द्वारा मार्केट में जिन चीज़ों की डिमांड की जाती है उनका रिलेशन जो डिमांड है इंडिविजुअल उसके जो भी वेरिएंट हैं ये डिटर्मिनेंट्स हैं उनके साथ ये रिलेशन बताता है. इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अंडर. इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इन द इक्वेशन फॉर्म में जब आप इसको लिखते हैं देन इट इज़ द इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, इक्वेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. या शॉर्ट में आप बता दूं डी एक्स इज द डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, एफ फॉर फंक्शन. अब ये जो ब्रैकेट में लिखा है पी एक्स इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. रिलेटेड गुड के दो तरीके, दो टाइप्स का रिलेटेड गुड होता है, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड. वाई इनकम ऑफ कंज्यूमर, यहाँ इनकम के लिए आई ना लेके वाई सिंबल लिया है, ठीक. टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड ई एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर. तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट आर दीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बॉक्स में देख रहे हैं जो इनका जो शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया, व्हाट आर द फॉर्म. डी एक्स जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी, पी एक्स है ऑन प्राइस कमोडिटी, पी आर रिलेटेड गुड्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, वाई कंज्यूमर ऑफ इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस टी फॉर कंज्यूमर, ई कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी. देखो ये बड़ा सिंपल है. ऑन प्राइस ऑफ जो कमोडिटी है द डिमांड डिपेंड ऑन प्राइस. जो इनका रिलेशन क्या होता है, इनवर्स वी ऑलरेडी स्टडीड. इफ प्राइस इंक्रीजेज देन डिमांड डिक्रीजेज, इफ प्राइस डिक्रीजेज देन डिमांड डिक्रीजेज. दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड. सो लेट्स स्टडी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. व्हाट डू यू मीन बाय अदर थिंग्स. अदर थिंग्स का मतलब होता है
दीज फैक्टर्स, प्राइस के अलावा जो फैक्टर है, इन फैक्टर्स को आप क्या बोलेंगे? फैक्टर अदर देन प्राइस। क्या बोलेंगे? फैक्टर अदर देन प्राइस, देन प्राइस। अब मैंने इसको स्क्रीन पे क्यों लिखा? समटाइम जो विजुअल इफेक्ट होते हैं वो दिमाग पे इम्प्रिंट हो जाते हैं, दैट इज वाई। तो यहां जो मैंने बॉक्स में आपके जो यहाँ सर्कल जो मैंने किया है आपके लिए, इसमें आपके पास एक तो प्राइस शो किया गया है और दूसरा जो अदर फैक्टर है। तो ये ध्यान रखें, जब भी मैं बोलूंगा फैक्टर अदर देन प्राइस तो आप इस सर्कल के बारे में सोचेंगे, ठीक। तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब जब ये अदर फैक्टर जो है, फैक्टर अदर देन प्राइस, ये कांस्टेंट रहे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा विद द राइज इन ऑन प्राइस, तब अगर प्राइस बढ़ जाता है कमोडिटी का, इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब कम हो जाएगा। एंड विद अ फॉल इन ऑन प्राइस, अगर उस कमोडिटी का प्राइस फॉल होता है देन डिमांड एक्सटेंडेड्स, तो डिमांड बढ़ जाएगा। दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। और प्राइस और कमोडिटी की जो डिमांड है उसके बीच इस तरीके का इनवर्स जो रिलेशन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। जो नेक्स्ट अपना हेडिंग आएगा फंक्शन के बाद, डिमांड फंक्शन के बाद, वो लॉ ऑफ डिमांड ही आएगा, उसमें और डिटेल में इसको स्टडी करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, यहाँ दो वर्ड यूज हुए हैं, एक तो एक्सटेंड ऑफ डिमांड, ठीक, एक इससे पहले वाले पेज में हुआ था अपने पास, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज जो दो वर्ड है, इनका यूज आप नहीं करेंगे। तो क्लियरली मैं एक बात बता दूं, अगर प्राइस के कारण, अगर कमोडिटी की प्राइस के रिलेशन में अगर डिमांड बढ़ता है और कम होता है, देन इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सीड भी बोल सकते हैं। अब एक तो कॉन्ट्रैक्ट होना और एक एक्सपेंड होना, ये वर्ड यूज करेंगे। आप इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिमांड का इंक्रीज होना और डिक्रीज होना फैक्टर अदर देन प्राइस पे डिपेंड करता है। ये भी आगे आप स्टडी करेंगे थोड़ा डिटेल में। तो यहाँ शॉर्ट में याद रखें, अगर किसी चीज़ की डिमांड उसकी प्राइस बढ़ने के कारण कम होती है, देन इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट इन डिमांड। अगर किसी कमोडिटी या किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है उसकी प्राइस फॉल होने के कारण, तो उसको आप एक्सटेंड ऑफ डिमांड बोलेंगे, ना कि इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। अगर आपने इंक्रीज और डिक्रीज शब्द यहाँ इस्तेमाल किया इन रिलेशन टू प्राइस, तो फिर वो गलत होगा, है ना। यस, कंटिन्यू। तो इसको लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। सेकंड टॉपिक आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। मैंने अभी आपको बताया था रिलेटेड गुड दो हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड है और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। व्हाट आर दिस गुड्स, इनका रिलेशन डिमांड के साथ क्या रहता है, इसको देखते हैं। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। डिमांड पे असर पड़ता है रिलेटेड गुड्स का भी। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, और ये जो रिलेटेड गुड्स हैं दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, अब नाम से ही पता है, विच कैन बी सब्स्टिट्यूट। जैसे आपके पास चेयर है, तो चेयर नहीं है तो आप सोफा पे बैठ सकते हैं, तो बोथ आर सब्स्टिट्यूट, क्योंकि बैठने काम आते हैं आपके पास। कॉफ़ी का टी सब्स्टिट्यूट है, बोथ आर बेवरेज। इफ़ यू डोंट हैव द कॉफ़ी देन यू कैन टेक टी। कोल्ड ड्रिंक में कई सारे ब्रांड आते हैं, दे आर सब्स्टिट्यूट। कई बार दुकानदार से पूछते हैं भैया ये वाली है क्या कोल्ड ड्रिंक, तो बोलता है नहीं ये तो नहीं है, तो आप कहते हैं दूसरी वाली दे दो। देन बिकॉज दे आर सब्स्टिट्यूट ना, कोल्ड ड्रिंक है आपको तो कोल्ड ड्रिंक पीना है। यस, सब्स्टिट्यूट गुड, दीज आर द गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल की जा सकती हैं। सच एज टी एंड कॉफ़ी, चाय की जगह कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी की जगह चाय आप रख सकते हैं, बोथ आर बेवरेज। और बॉल पेन और इंक पेन, बॉल पेन और इंक पेन अब आपको लिखना है, बॉल पेन इज नॉट अवेलेबल, देन यू कैन परचेज इंक पेन, बोथ आर सब्स्टिट्यूट। तो ये दो एग्जाम्पल है। आई थिंक दीज एग्जाम्पल आर इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स। इन केस ऑफ सच गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अदर। अब आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स में देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, अब मैं अंडरलाइन करता हूँ। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ अदर। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक की प्राइस बढ़ जाती है, देन डिमांड ऑफ अदर विल इंक्रीज। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट सपोज करें आप, एक बार मैं निशान थोड़ा सा मार्क हटा दें, यस, टी एंड कॉफ़ी जो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है। इफ द प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीजेज, कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाती है, महंगी हो जाती है, तो इसका मतलब कुछ कंज्यूमर ऐसे होंगे जो कॉफ़ी लेना छोड़ देंगे बिकॉज वो अफोर्डेबल नहीं रहेगा।
उनको सब्स्टिट्यूट चाहिए तो उसका कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट है टी, तो वो चाय की जो डिमांड है टी की डिमांड को इंक्रीज कर देंगे. दिस इज कॉल्ड द क्रॉस प्राइस इफेक्ट ऑल्सो. भी कॉफ़ी की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड चाय की बढ़ेगी. दीज आर द सब्स्टिट्यूट गुड. दोबारा पढ़ देता हूँ. इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ अदर. मतलब कॉफ़ी की प्राइस बढ़ने से डिमांड किसका बढ़ेगा? टी का बढ़ेगा, बिकॉज टी एंड कॉफ़ी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉज. और अगर एक की प्राइस कम हो जाती है देन ये किसका कॉज बनेगा? डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ अदर. अब दूसरे एंड पे मानो कॉफ़ी की जो प्राइस है फॉल हो गई. क्या हो गई? फॉल होती है, कम हो जाती है. तो जैसे ही कम होगी तो कुछ लोग चाय पीना छोड़ के कॉफ़ी पीना चालू कर देंगे, इससे टी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. तो दोनों साइड है इसका, वाइस वर्सा. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी गुड्स हैं? जो एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट हो सकें. और इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ अदर. अगर एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे वाली की डिमांड बढ़ जाएगी. अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स में से एक की प्राइस फॉल होती है तो अदर गुड्स की डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी. इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी फॉर एग्जाम्पल विल इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ टी. वो टी की डिमांड को बढ़ाएगा. कंज्यूमर विल शिफ्ट फ्रॉम कंजप्शन ऑफ कॉफ़ी टू कंजप्शन ऑफ टी. अब यहाँ जो कंज्यूमर है वो शिफ्ट हो जाएगा, मतलब उसका डिमांड कर भी शिफ्ट हो जाएगा. तो हमेशा याद रखें जो फर्स्ट फैक्टर था प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, उसमें डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होगा, उसमें मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है. बट जो फैक्टर अदर देन प्राइस हैं, सेकंड फैक्टर से जितने भी फैक्टर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स, उन सभी में डिमांड कर्व शिफ्ट होता है. वो आगे पढ़ेंगे एक सेपरेट टॉपिक में. टी, द कंज्यूमर विल शिफ्ट फ्रॉम कंजप्शन ऑफ कॉफ़ी टू कंजप्शन ऑफ टी. तो जो कंज्यूमर है वो कॉफ़ी को छोड़ के टी पीने लगेंगे. दिस इज द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑन द डिमांड ऑफ कमोडिटी. सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड टुगेदर, जो साथ साथ यूज होती हैं. जस्ट लाइक बाइक एंड पेट्रोल. अब अकेला पेट्रोल क्या काम आएगा? बाइक अकेली क्या काम आएगी? पेट्रोल और बाइक दोनों सब्स्टिट्यूट है. पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. इसको पढ़ते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड ऑफ ईच अदर. जो एक दूसरे की डिमांड को पूरा करती हैं. एंड आर देयर फॉर डिमांडेड टुगेदर. इनकी डिमांड एक साथ की जाती है. पेन और इंक एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर एग्जाम्पल may be cited as example. These are the good example of complementary goods. एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा, मतलब ये दोनों चीज़ें एक साथ काम आती हैं. ऐसा नहीं है आपने अगर शूज़ खरीदा है तो आप सॉक्स भी लेंगे. बाइक लिया है तो पेट्रोल लेना पड़ेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट है ना. बिना पेट्रोल के बाइक चलेगी नहीं, और अकेले पेट्रोल का आप करेंगे क्या? डिमांड फॉर अदर एंड ड्राइव. यस, यहाँ मैं पढ़ता हूँ इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन. अगर इस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या है? सब्स्टिट्यूट से एकदम ऑपोजिट है. अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में फॉल इन द प्राइस ऑफ वन, अगर एक चीज की प्राइस कम होती है, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर, तो दूसरे की जो डिमांड है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी. इंक्रीज इन द डिमांड, एक की प्राइस अगर कम होती, ठीक, वहां उल्टा था. वहां कॉफी की प्राइस अगर कम होती थी तो चाय की डिमांड ऑटोमेटिक डिक्रीज होती थी. बट यहाँ अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में से एक गुड्स की प्राइस कम हो जाती है तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. एंड अ राइज इन प्राइस, अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है. सब्स्टिट्यूट गुड्स से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो रिलेशन है डिमांड के साथ, बिल्कुल ऑपोजिट है. आप इसको थोड़ा बारीकी से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि कई बार मिक्स हो जाता है. कॉम्प्लीमेंट्री गुड पूछता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स का आंसर लिख के आते हैं. अगर वो सब्स्टिट्यूट गुड्स का पूछता है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रखते हैं. कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन द प्राइस ऑफ फाउंटेन पेन राइज, जब फाउंटेन पेन की प्राइस बढ़ जाता है, इट्स डिमांड विल फॉल. तो प्राइस पेन की डिमांड तो कम होगी, बट इंक की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि अब इंक तो पेन में ही डलेगा ना. एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर इंक विल ऑल्सो फॉल. ठीक. कन्वर्सली, इफ द प्राइस ऑफ फाउंटेन पेन फॉल, अगर फाउंटेन पेन सस्ता हो जाए, इट्स डिमांड विल राइज. तो पेन की डिमांड तो बढ़ेगी, बट इट विल राइज द डिमांड फॉर इंक. इंक की डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग फाउंटेन पेन लेंगे तो वो इंक तो लेंगे ना, क्योंकि इंक बिना पेन चलेगा नहीं.
So these are the example of substitute goods and complementary goods. Hope you are enjoying. कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछें. Here comes a box. एक बॉक्स है, इसको पढ़ लेते हैं. How do we distinguish between related goods and unrelated goods? अब related goods और unrelated goods क्या अपनी इसको देखते हैं. Goods are said to be related when demand for one change in the response to change in the price of other. अब रिलेटेड गुड्स क्या होती हैं? अगर किसी एक चीज की प्राइस के चेंज होने पे दूसरी चीज की डिमांड में चेंज आ जाता है, देन दे आर कॉल्ड रिलेटेड गुड्स. जैसे बाइक अगर महंगी हो जाती है, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है, तो इसका असर पेट्रोल की डिमांड पे पड़ेगा, क्योंकि इफ मोर पीपल विल परचेज बाइक देन डिमांड फॉर पेट्रोल इंक्रीजेस. इफ लेस पीपल विल परचेज द व्हीकल्स वेदर इट इज टू व्हीलर थ्री व्हीलर, देन डिमांड फॉर पेट्रोल विल इंक्रीज. फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफी. अब यहाँ एग्जाम्पल है रिलेटेड गुड का. अगर कॉफी की प्राइस बढ़ जाती है, इज एक्सपेक्टेड टू कॉज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ टी. कॉफी की प्राइस बढ़ते ही एक्सपेक्टेशन होती है कि अब चाय की डिमांड बढ़ने लगेगी, क्योंकि कुछ लोग महंगी कॉफी नहीं पियेंगे, वो कॉफी को छोड़ के चाय पीने लगेंगे. सो टी एंड कॉफी आर रिलेटेड गुड. इसीलिए टी और कॉफी रिलेटेड गुड्स हैं. गुड्स आर अनरिलेटेड. अब ये तो रिलेटेड गुड्स के एग्जाम्पल हुए. Now, goods are unrelated when demand for one is independent of any change in the price of other. अगर किसी गुड की डिमांड बिल्कुल फ्री है, वो किसी दूसरी चीज की प्राइस बढ़ने घटने से अफेक्ट नहीं होती है, देन बोथ दिस गुड्स आर कॉल्ड अनरिलेटेड गुड्स. डिमांड फॉर शूज फॉर एग्जाम्पल इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द प्राइस ऑफ शुगर. अब जो शूज है, हमारे जूतों की जो डिमांड है, वो शुगर चीनी की कीमत बढ़ने घटने से अफेक्टेड नहीं होंगी. दैट इज वाई शूज एंड शुगर आर अनरिलेटेड गुड. शूड एंड शुगर आर दस अनरिलेटेड गुड. ब्रीफली, वाइल रिलेटेड गुड्स शो क्रॉस प्राइस इफेक्ट. इसका मतलब जो रिलेटेड गुड्स है क्रॉस प्राइस इफेक्ट दिखाती है. मतलब प्राइस तो किसी अलग कमोडिटी का चेंज होता है, उसके बदले में डिमांड किसी दूसरी कमोडिटी का चेंज होता है, देन दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट होगा. कॉज change in the price of one causing the change in the demand for other, these are unrelated goods. जो unrelated goods do not, इसमें होगा प्राइस. जो क्रॉस प्राइस इफेक्ट है वो रिलेटेड गुड्स ही दिखाती है, और अनरिलेटेड गुड्स में कभी भी क्रॉस प्राइस इफेक्ट नहीं होगा. नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड. द डिफरेंस ये टेबुलर फॉर्म में देखते हैं. एक तरफ अपने पास सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, दूसरी तरफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड है. फोकस जोन. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी इंटरचेंज फॉर यूज. इनको इंटरचेंज कर सकते हैं. इधर आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर. ये एक दूसरे की डिमांड को पूरा करते हैं. इसका मतलब अगर आपने टूथब्रश लिया है तो टूथपेस्ट भी लेना पड़ेगा. टूथब्रश और टूथपेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुआ. सेकेंड डिफरेंस है व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस. जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है, डिमांड फॉर अ गिवन गुड, डिमांड फॉर अ गिवन गुड राइस एंड वाइस वर्सा. तो इस वाइस वर्सा मतलब इसका ऑपोजिट. व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीज, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या होता है, डिमांड फॉर गिवन गुड, जो दूसरी गुड्स है उसका जो डिमांड होगा वो क्या होगा, राइज होगा. एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा भी होगा. अगर सब्स्टिट्यूट गुड का जो प्राइस है वो डिक्रीज होता है तो डिमांड जो है गिवन गुड का वो डिक्रीज हो जाएगा. एग्जाम्पल है टी, कॉफी, पेप्सी एंड कोक. कोल्ड ड्रिंक हो गया, बॉल पेन, इंक पेन. इधर सेकंड है व्हेन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज. जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज होता है, डिमांड फॉर अ गिवन गुड फॉल, तो वहाँ डिमांड जो है गिवन गुड का वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है. दीज आर द टू बेसिक डिफरेंसेस का एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री गुड में. पेन एंड इंक. यहाँ पेन, बॉल पेन और इंक पेन था, यहाँ पेन एंड इंक था, मतलब पेन और इंक अधूरे हैं एक दूसरे के बिना. ब्रेड एंड बटर, कार एंड पेट्रोल. ठीक. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब्स्टिट्यूट गुड. होप समझ आ गया होगा. पॉइंट थर्ड है जो डिटर्मिनेंट इनकम ऑफ द कंज्यूमर. अब जो कंज्यूमर की इनकम है उस पर डिमांड कैसे डिपेंड करता है. चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर ऑल्सो इन्फ्लुएंस हिज डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स. ये भी उसकी डिफरेंट चीज़ों की गुड्स को इन्फ्लुएंस असर डालता है. द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स टेंड टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन द इनकम. अब जो नॉर्मल गुड्स हैं इनकी डिमांड अक्सर बढ़ जाती है जब इनकी प्राइस कम होती है, और डिमांड घट जाती है जब प्राइस बढ़ती है.
तो द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स टेंड टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम, वो तो प्राइस के साथ रिलेशन था, अब हमको यहाँ इनकम में देखना है ना, तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स टेंड टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की वो डिमांड बढ़ा देता है, एंड वाइस वर्सा, अगर उसकी इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड को कम कर देगा। ये अपने पास वाइस वर्सा, मतलब इसका ऑपोजिट आप खुद कर लें। ऑन द अदर हैंड द डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स, सॉरी ऑन द अदर हैंड द डिमांड फॉर इंफीरियर जो गुड्स है, अब इंफीरियर गुड्स क्या होती हैं, इनको हिंदी में तुच्छ वस्तुएं बोला जाता है। इंफीरियर गुड जो फुटपाथ पे मिलती हैं, सस्ती चीज़ें पेड़ों के नीचे मिलती हैं, पेड़ों के नीचे बैठ के कई बार वेंडर बेचते रहते हैं, फुटपाथ पे बेचते रहते हैं, दीज आर इंफीरियर गुड्स। लाइक कोरस ग्रेन, जैसे बाजरा हुआ कोरसर ग्रेन, टेंड टू डिक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम, जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ती है तो बाजरे की रोटी छोड़ते हैं, बाजरा कम खाते हैं और गेहूं चावल खाने लगते हैं। तो ये इंफीरियर गुड्स होती हैं। मतलब इंफीरियर गुड्स ऐसी होती है जिनमें नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, मतलब कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पे उनकी डिमांड कम होने लगती है। लाइक कोर्सर ग्रेन टेंड टू डिक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम एंड वाइस वर्सा। अगर आपकी इनकम कम होती है, आप पुअर हैं, तो एज अ पुअर यू विल कंज्यूम कोर्सर ग्रेन, बाजरा खाएंगे, सस्ता होता है। बट इनकम बढ़ते आप बाजरा छोड़ के गेहूं चावल पे आ जाएंगे, तो बाजरा इंफीरियर हो गया ना, क्योंकि इसमें नेगेटिव इनकम इफेक्ट पड़ रहा है। इनकम बढ़ते आप इसकी डिमांड कम करते हो। और एक और एग्जांपल है बीड़ी और सिगरेट, दोनों देखो बोथ आर हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ, इंजीरियस फॉर अवर हेल्थ, बट स्टिल आई नीड टू गिव अ एग्जांपल बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल एग्जांपल, इजी टू अंडरस्टैंड। सिगरेट एंड बीड़ी, जो बीड़ी है वो गरीब लोग पीते हैं। एज द इनकम ऑफ द पुअर इंक्रीजेस, जैसे पुअर लोगों की इनकम बढ़ने लगती है तो वो क्या करते हैं, बीड़ी को छोड़ के सिगरेट पीने लगते हैं। वाई? बिकॉज बीड़ी इज इंफीरियर इन दिस केस, क्योंकि उन पे नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, वो सिगरेट पीते हैं। मैंने पहले बताया बोथ आर इंजरियस फॉर हेल्थ, डोंट टेक इज इन अदर वे, मुझे ये एग्जाम्पल जरूरी लगा। तो बीड़ी को छोड़ेंगे बिकॉज बीड़ी इंफीरियर हो जाती है। बट जब उनकी इनकम लेवल कम होता है, इनकम फॉल होने लगती है, तो वो सिगरेट छोड़ के बीड़ी पे आते हैं। दैट इज़ वाई बीड़ी इंफीरियर। कोर्सर ग्रेन इसका एग्जाम्पल है, फुटपाथ पे मिलने वाली चीज़ें इसका एग्जाम्पल है। दीज टॉपिक्स आर शॉर्ट बट दे आर कंफ्यूजिंग टॉपिक, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा जोर दे के आपको इसको समझा रहा हूँ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट 3 के बाद, इसमें हम देखेंगे नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स का डिफरेंस, जो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जो फर्स्ट डिफरेंस है, नॉर्मल गुड्स आर दोज इन केस ऑफ विच देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जो नॉर्मल गुड्स है ना, इनका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन होगा। अब पॉजिटिव रिलेशन का मतलब जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इंक्रीज हो जाएगी। मतलब डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन इनकम। मतलब नॉर्मल गुड पॉजिटिवली चलेंगी, इनकम बढ़ने पे नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, और इनकम कम होने पे कंज्यूमर की उनकी डिमांड कम हो जाती है। बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, जबकि दूसरी चीज़ें कॉन्स्टेंट रहे। अब दूसरी चीज़ों में क्या आ गया फिर? एक तो ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी आ गया, टेस्ट प्रेफरेंस आ गया, एक्सपेक्टेशन आ गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये सारी चीज़ें आ गई। सिर्फ आपके पास इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम एंड वाइस वर्सा। सेकेंड है, इसमें आता है इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव होगा इसमें। थर्ड पॉइंट आता है नॉर्मल गुड्स में और मे नॉट बी द एसेंशियल ऑफ लाइफ। अब इन नॉर्मल गुड्स में कुछ नॉर्मल गुड्स हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल हो सकती हैं और कुछ एसेंशियल नहीं भी हो सकते। देन कम टू द फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में आता है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स देयर इज ऑलवेज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ नॉर्मल गुड्स में देयर इज ऑलवेज इनवर्स रिलेशन होगा बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। मतलब यहाँ अगर प्राइस के इनकम के साथ देखेंगे ना तब तो ये पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा, बट जब आप प्राइस ऑफ कमोडिटी के साथ देखेंगे तो हमेशा इनवर्स रिलेशन रखेगा। मतलब अगर इन चीज़ों की नॉर्मल गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस अगर कम हो जाती है तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है। नाउ इंफीरियर जो गुड्स हैं, इस सेक्शन को आप देखें,
इंफीरियर गुड्स में क्या होता है? इंफीरियर गुड्स आर दोज इन केस ऑफ विच देयर इज नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो नॉर्मल गुड से जस्ट ऑपोजिट होता है। इंफीरियर गुड में इनकम के साथ जो रिलेशन है वो नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव इनकम इफेक्ट है। इसका मतलब इनकी इंफीरियर गुड्स की डिमांड कब बढ़ेगी? जब आपकी इनकम कम होती है। और इंफीरियर गुड्स की डिमांड कब कम होगी? जब आपकी इनकम बढ़ जाती है। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम। मतलब जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब जब आपकी इनकम कम हो जाएगी तो इंफीरियर गुड्स की आप ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे। इसका सेकंड पॉइंट है इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव था नॉर्मल केस में। थर्ड वाला पॉइंट आता है इंफीरियर गुड्स आर एसेंशियल ऑफ लाइफ। इंफीरियर जो गुड्स है ये लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं। ये तो मे और मे नॉट भी दोनों था एसेंशियल, इधर गुड्स आर एसेंशियल ऑफ लाइफ होती हैं। इन अदर वर्ड्स पीपल बाय इंफीरियर गुड्स लार्जली बिकॉज दीज आर एसेंशियल ऑफ लाइफ, लाइक कोर्सर ग्रेन एंड कोर्सर क्लोथ। जो खादी के कुछ लो क्वालिटी के कपड़े आते हैं या अनाज, जैसे बाजरा हो गया, ज्वार बाजरा, ये गरीब लोग इनको खाते हैं। बाजरा को तो गेहूं, गरीब का गेहूं भी बोला जाता है। तो ये इंफीरियर गुड्स में था। जैसे यहाँ पे एक जब आता है एसेंशियल ऑफ लाइफ, तो बच्चे अक्सर पूछ लेते हैं सर आपने सिगरेट और बीड़ी का एग्जाम्पल दिया, तो दीज आर नॉट एसेंशियल ऑफ लाइफ। यस, एब्सोल्युटली राइट, बट वंस अ पर्सन इज बीइंग हैबिचुअल अबाउट, एडिक्ट हो जाता है ना जब इनका, तो ये एसेंशियल ही हो जाती है लाइफ के लिए। तो अगर उस केस में सोचेंगे तब, है ना। फोर्थ पॉइंट है इंफीरियर गुड्स में आपके पास, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड देयर may or may not be an inverse relation between on price of the commodity and quantity demanded। तो यहाँ inferior good का अगर आप उनकी प्राइस के साथ रिलेशन देखेंगे ना, तो ये मे भी नेगेटिव हो सकता है और मे नॉट भी नेगेटिव। जरूरी नहीं है ये नेगेटिव ही होगा, तो बट इन्वर्स ही होगा। बट नॉर्मल गुड्स के केस में ये हमेशा क्या होगा? इन्वर्सली रिलेट करेगा प्राइस और ऑन कमोडिटी, वो इन्वर्स रिलेट होगा। और यहाँ पे मे नॉट बी और मे बी दोनों केस पॉसिबल है ना। और कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, लॉ ऑफ डिमांड में फेल, और इस केस में कई बार लॉ ऑफ जो डिमांड है वो फेल हो जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड में। नंबर 4 आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। द कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज ऑफ अ कंज्यूमर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट। अब हमारा टेस्ट प्रेफरेंस क्या होता है? टीवी में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में या मार्केट में होर्डिंग लगे होते हैं एडवर्टीजमेंट के। जब हम एक ही एडवर्टीजमेंट को बार बार देखते हैं, उसमें हमारा कोई आइडल जो एक्टर एक्ट्रेस आते हैं या कोई प्लेयर आता है, देन वो हमको काफ़ी अफेक्ट करता है और हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। चेंज इन द फैशन, फैशन चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होने पे हमारा टेस्ट प्रेफरेंस बदल जाता है। न्यू इन्वेंशंस होते हैं, जैसे 4G के बाद 5G मोबाइल आ जाएगा, उसकी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आएगी, देन तो वो आप उसकी डिमांड इसलिए करने लगते हैं, यू हैव मोबाइल, बट न्यू टेक्नोलॉजी वाले की आप डिमांड करेंगे क्योंकि आपका टेस्ट प्रेफरेंस है। ETC, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ठीक। तो या रिलेटेड गुड्स का प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी हो गया, इनकम ऑफ कंज्यूमर हो गया, या फिर एक्सपेक्टेशन, ये सब कांस्टेंट रहेंगे। डिमांड फॉर दोज गुड्स इंक्रीज फॉर विच कंज्यूमर डेवलप स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो उन्हीं चीज़ों की डिमांड ज़्यादा तेज रहती है मार्केट में जिसको कि कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस जिनके लिए स्ट्रॉन्ग रहता है। कॉन्ट्रेरी टू द इट इफ टेस्ट और प्रेफरेंस फॉर अ प्रोडक्ट इज फेडिंग, मतलब डिक्रीज हो रहा है, इट्स डिमांड विल डिक्रीज। अगर आपका टेस्ट प्रेफरेंस किसी चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर आपका टेस्ट प्रेफरेंस वहाँ फेड पड़ रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है, तो उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो डिक्रीज होने लगेगी। नंबर 5, एक्सपेक्टेशंस। इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कंसर्न कमोडिटी इन नियर फ्यूचर, अगर कंज्यूमर को लगता है नियर फ्यूचर में जो कमोडिटी उसको लेनी है वो अवेलेबल नहीं होगी, इफ द कमोडिटी रिक्वायर्ड बाय कंज्यूमर इज नॉट
easily available in marketplace in near future within 4-5 days, then he will create extra demand for that commodity today. तो वो उस commodity की डिमांड को आज ही क्रिएट कर लेता है. उसे पता है 2 दिन तक मार्केट बंद रहेगा. जैसे आपको पता है 2 दिन बैंक की छुट्टी है, 2-3 दिन, तो आप एटीएम से उसी दिन पैसे निकाल के आओगे, क्योंकि आपको पता है अगर एटीएम में पैसे शाम तक या कल तक खत्म हो गए तो फिर बैंक बंद है. उस बैंक को जो रिचार्ज दोबारा कौन करेगा? एटीएम को. He may decide to change his present demand for a commodity particularly. तो अपनी प्रेजेंट डिमांड को चेंज कर लेता है, उस डिमांड को बढ़ा लेता है. अगर उसको पता है कि 2 दिन बाद इसकी प्राइस कम होने वाली है मार्केट में, तो वो आज उसकी डिमांड को कम भी कर सकता है. तो दीज आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर विच अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी. इफ द कंज्यूमर फियर एक्यूट शॉर्टेज फॉर द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर, अगर कंज्यूमर को नियर फ्यूचर पता चलता है कि इस चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में, he may raise his present demand for a commodity and its existing price. तो वो उसकी एग्जिस्टिंग प्राइस पे उसकी डिमांड को उसी टाइम जो है करंट टाइम पे बढ़ा देता है. वो इन फ्यूचर के कंजप्शन के लिए उसको स्टॉक कर लेता है. तो दीज आर द 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड फंक्शन. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के ये 5 फैक्टर थे जो हमने 1 by 1 पढ़ा है. तो ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन पढ़ा था. अब नाउ कम टू द मार्केट डिमांड फंक्शन. Market demand function shows how market demand for a commodity or total demand for a commodity in the market is related to its various determinants. तो जो मार्केट डिमांड फंक्शन है इसके जो डिटर्मिनेंट्स है ये भी थोड़े अलग होंगे. ज़्यादातर जो 5 जो हमने इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर में फंक्शन में पढ़े हैं, ये पूरे 5 जो फैक्टर हैं ये डिटर्मिनेंट्स हैं. ये आपके पास मार्केट डिमांड जो है फंक्शन उसमें कॉमन होंगे, बट देयर आर 2-3 एक्स्ट्रा फैक्टर विच ऑल्सो अफेक्ट द मार्केट डिमांड जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट नहीं करते थे. वेरियस डिटर्मिनेंट्स और इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स. तो ये सिंपल डेफिनेशन मार्केट डिमांड फंक्शन क्या है? ये उन फंक्शंस का एक इक्वेशन है जो मार्केट डिमांड पे असर डालता है. तो यहाँ पे एम के टी मार्केट डी एक्स मतलब डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स इन मार्केट जो फंक्शन है, इसमें प्राइस ऑफ वन गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कंज्यूमर ऑफ इनकम, टेस्ट प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन, ये 5 तो आपके पास इंडिविजुअल डिमांड वाले कॉमन है. नो नीड टू स्टडी देम सेपरेटली. फिर आपके पास 2 नए फैक्टर आते हैं मार्केट डिमांड में, एन एंड डी. ठीक, एन फॉर पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन. इफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज देन डिमांड इज ऑल्सो लार्ज, इंक्रीज हो जाएगा. बट इफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लिमिटेड देन डिमांड विल बी ऑल्सो लिमिटेड. डिमांड भी लिमिटेड होगा. वाई डी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा. अगर आपके कंट्री में इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयरली है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो डिमांड आपका बढ़ जाता है. बट अगर रिच और रिच हो रहा है, पुअर पुअर होता जा रहा है, तो आपका फिर वो जो डिमांड है वो कम होने लगेगा. तो ये आपके पास फंक्शन थे, इनको भी 1 by 1 पढ़ लेते हैं. जो स्टार्टिंग वाले अपने पास थे पी एक्स, पी आर, वाई एंड टी, हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन क्लास. उसको पहले भी क्लास में समझ चुके हैं. डिस्कस इन केस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, ये इंडिविजुअल डिमांड के केस में होगा फंक्शन में. वी डिस्कस द रिमेनिंग फैक्टर्स, और रिमेनिंग फैक्टर जो बचे इन 5 के अलावा जो बचते हैं लास्ट के 2, इन दोनों को स्टडी करेंगे, क्योंकि इन 5 को हमने इंडिविजुअल डिमांड में पढ़ लिया है. वो सेम का सेम डिटो आपको मार्केट डिमांड फंक्शन में इसको लिख देना है. तो इसका जो एन था पॉइंट, पॉपुलेशन, साइज, नंबर ऑफ बायर्स, तो इसको शॉर्ट में आप क्या बोलेंगे, एन वाला सिंबल देंगे. नंबर ऑफ बायर्स, डिमांड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ता ही है. एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन द पॉपुलेशन, और डिक्रीज पॉपुलेशन के डिक्रीज होने पे ये डिक्रीज होता है. दिस इज बिकॉज विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज द नंबर ऑफ बायर ऑफ द प्रोडक्ट टेंड टू इंक्रीज. जो नंबर ऑफ बायर है प्रोडक्ट के वो बढ़ जाते हैं पॉपुलेशन बढ़ने से, इंक्रीज और डिक्रीजेस. कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो अफेक्ट डिमांड. हमारे पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है वो भी हमारे डिमांड को अफेक्ट करता है. इफ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस, अगर पॉपुलेशन का कंपोजिशन कहीं चेंज होता है, दैट इज फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीजेस,
तो वो फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा निकल के आने लगी है। डिमांड फॉर गुड मीट फॉर वुमन विल गो अप। डिमांड फॉर गुड मीन, डिमांड फॉर जो गुड है वो जैसे यहाँ ऊपर लिखा होता पूरा पढ़ते हैं, कंपोजिशन ऑफ डिमांड चेंजेस, दैट इज फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज, फीमेल पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर गुड्स मीन फॉर वुमन विल गो अप। तो वुमेन्स के लिए जो भी चीज़ें मार्केट में आती हैं उनकी डिमांड हमारे लिए इंक्रीज हो जाएगी। सो ये हमारे पास थे डिमांड फंक्शन, जो मार्केट डिमांड फंक्शन था, और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन हमने पढ़ा। होप आप इसको एंजॉय कर रहे